वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक रोमानियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जो डर के बारे में है और उस डर के पीछे छुपी हुई ह्यूमन इंस्टिंक्ट या अंतर्ज्ञान के बारे में आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। आइए देखते हैं वॉचर। तो कहानी की शुरुआत में एक अमेरिकन कपल को दिखाते हैं। पत्नी का नाम है जूलिया और पति का फ्रांसिस। दोनों रोमानिया जाते हैं क्योंकि काम के सिलसिले में फ्रांसिस को यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अब वो एयरपोर्ट से कार में घर जा रहे होते हैं तो फ्रांसिस ड्राइवर से रोमानियन भाषा में बात कर रहा होता है। जूलिया को तो रोमानियन लैंग्वेज आती नहीं, लेकिन वो रोमानियन सीखने में बहुत ही दिलचस्पी रखती है। फिर वो एक बहुत ही बड़े अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। हाउस ओनर दरवाजा खोलती है और उनको घर दिखाती है जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। हाउस ओनर रोमानियन में नॉन स्टॉप बोले जाती बक बक, यहाँ के ये रूल्स हैं, वो रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं वगैरह वगैरह। हॉल में एक बहुत ही बड़ा ग्लास होता है और फिर जैसे तैसे ओनर को विदा करके दोनों बिजी हो जाते हैं काम को करने में, मतलब चीजें अरेंज करने में। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं आपको, उस रात ना जूलिया को नींद नहीं आती। तेज बारिश भी हो रही थी। ऐसे में जूलिया को लगता है जैसे कि सामने की बिल्डिंग से कोई उसको लगातार देख रहा है। फिर फ्रांसिस उसको बुलाता है तो वो जाकर लेट जाती है और कहती है सुनो, कल सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझे बुला देना। लेकिन सुबह वो उठती तो है, फ्रांसिस नहीं होता। उसने जूलिया के लिए एक फोटो और मैसेज भेजा होता है कि मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी लेकिन तुम तो खराटे भरकर सो रही थी मस्त, तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब क्या करना। अब ये देखकर जूलिया हंस पड़ती है कि ठीक है यार, बढ़िया किया उसने। फिर रेडियो ऑन करके 30 दिन में रोमानियन लैंग्वेज सीखिए, इस तरह का कोई बुक पढ़ने लग जाती है। और तभी पास वाले फ्लैट से कोई आवाज आती है दोस्तों, जिसको जूलिया सुनती है। जूलिया उस बुक से सीखती है कि होटल जाकर चाय कॉफी वगैरह कैसे ऑर्डर करना होता है, मतलब उस भाषा में। और वो एक रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर भी करती है। और दोस्तों अभी भी उसको लगता है कि सामने की बिल्डिंग से कोई लगातार देख रहा है, लेकिन उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखता। यहाँ फ्रांसिस के ऑफिस जाने के बाद जूलिया आसपास के टूरिस्ट स्पॉट्स को भी अकेले ही एक्सप्लोर करने लग जाती है। जब वो घर लौटती है तो घर खुला हुआ होता है। दरअसल हाउस ओनर ने खोला था क्योंकि जूलिया ने ना शिकायत की थी कि एक लाइट का स्विच काम नहीं कर रहा। उसी को ठीक करवाने के लिए हाउस ओनर आई हुई थी। काम करवाकर हाउस ओनर चले जाती है, पर जूलिया डर गई थी जब उसने घर का दरवाजा खुला हुआ देखा, क्योंकि उसको लगा कोई चोर आ गया है। वो पहले स्विच ऑन करती है तो लाइट चल जाती है। फिर जूलिया ड्रिंक करते हुए फ्रांसिस का इंतजार करती है, लेकिन वो आता नहीं। जूलिया दोबारा उस बिल्डिंग के उसी फ्लैट को देखने जाती है जहाँ से कोई उसको देख रहा था। इतने में आ जाता है फ्रांसिस और दोनों एक मस्त वॉक पे जाते हैं आराम से टाइम स्पेंड करने के लिए। दोस्तों जब वो लौटते हैं ना तो पता चलता है कि एक यंग लड़की का कत्ल हो गया है। एक प्लम्बर चादर ओढ़ के बैठा होता है और उसी ने सबसे पहले लाश को देखा था। तो पुलिस ने पूछताछ करने के लिए उसको भी बिठा के रखा हुआ था। अगले दिन न्यूज में उस कत्ल के बारे में डिटेल खबर आ जाती है। तो फ्रांसिस जूलिया से कहता है कि आज रात एक पार्टी है तो तैयार है ना, मेरे कुछ कॉलिग्स आएंगे। लेकिन जूलिया यहाँ उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और किसी और ही ख्याल में खोई होती है। फ्रांसिस कहता है अरे क्या सोच रही हो, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। जूलिया कहती है पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताऊं क्या। वो सामने की बिल्डिंग के एक फ्लैट में जो ग्लास विंडो है ना, वहाँ से कोई मुझे लगातार देखता है, पता नहीं कौन है वो। कहकर वो उस विंडो की ओर इशारा करती है, लेकिन दिन के वक्त तो कोई वहाँ पे होता नहीं ना। तो फ्रांसिस कहता है अगर ऐसा है कोई है जो तुम्हें घूर रहा है तो मैं तुम्हारा पति किस दिन काम आऊंगा, उसकी ऐसी धुलाई करूंगा कि जन्मों जन्म तक भूल नहीं पाएगा। जूलिया तो हंस पड़ती है। तो वो कहता है कि अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ। कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पे सब मतलब नॉर्मल हो जाता है और अगले सीन में होती है पार्टी शुरू। आज फ्रांसिस का बॉस भी आया होता है घर पे और उसके साथ उसकी वाइफ भी होती है। तो बॉस को सिगरेट की आदत है बहुत ज्यादा और वो स्मोक करने वाला होता है, लेकिन जूलिया ने हाल ही में दोस्तों स्मोक करना छोड़ दिया था। तो ये जानकर बॉस माफी मांगता है कि सॉरी मुझे नहीं पता था। पर जूलिया कहती कोई बात नहीं, आप आराम से खुल्लम खुल्ला कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब हाल ही में यहाँ पे जो कत्ल हुआ था उसके बारे में बात करने के बहाने फ्रांसिस ने ऑफिस में सबसे बहुत ही अच्छी दोस्ती बढ़ा ली थी और उनकी बातों से जूलिया को कुछ बातें पता चलती है कि जो लड़की मरी थी उसका सर काट दिया गया था और लगता है कातिल सर को अपने साथ लेकर गया था। बिना सर के लाश मिली थी पुलिस को। 1 महीने पहले एक और लड़की को भी सेम इसी तरह कत्ल हुआ था। तो फ्रांसिस का कॉलीग कहता है कि मुझे तो ये किसी सीरियल कातिल का काम लग रहा है और वो कहते हैं कि मीडिया ने उस कातिल का नाम स्पाइडर रखा हुआ है। अभी जितनी भी बात मैंने आपको बताई दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर जूलिया को बड़ी घबराहट होती है। फिर जूलिया गार्बेज फेंकने के लिए नीचे जा रही होती है तो उसके पास ही वाले फ्लैट की पड़ोसन, उसका नाम इरीना है, वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन को किस करके विदा कर रही होती है। और तभी वो जूलिया को देखकर पूछती है आप यहाँ पे नई टेनेंट है ना, मेरा नाम इरीना है, कहकर वो अपना इंट्रो देती है। जूलिया भी अपना नाम बताती है। इरीना कहती है मुझे ऊंची आवाज में बोलने की आदत है तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस फील हो रहा हो तो प्लीज इग्नोर करें उसको, और अगर कुछ ज्यादा ही हो जाए तो बस 2 बार दीवार पे हल्का सा पीट देना, मैं चुप हो जाऊंगी, मतलब मैं समझ जाऊंगी कि आपको दिक्कत हो रही है। इस तरह वो जूलिया के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है। अगली सुबह दोस्तों उस कत्ल हुई विक्टिम का नाम पूरी न्यूज में आ जाता है और जूलिया उसके नाम से इंटरनेट पे सर्च करके उसके बारे में जानने की कोशिश करती है कि आखिर है कौन ये। एक और औरत उस कातिल से बच गई थी और वो बताती है उसने मेरी गर्दन पे पहले चाकू रखा था लेकिन मैं चिल्लाई नहीं। कातिल कई घंटे मेरे सामने बैठकर मुझे घूरता रहा, फिर बिना मुझे हर्ट किए
चला गया। और जो ये औरत बता रही है, इसके चेहरे पे मास्क किया गया होता है दोस्तों इंटरव्यू में। वो आगे बताती है कि मुझे हमेशा लगता था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, एंड क्योंकि उसको हमेशा लगता था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, और जूलिया को भी जब से वो इस घर में आई है उसे लग रहा है कोई मुझे देख रहा है, तो जूलिया को भी उसी तरह की फीलिंग्स होती हैं। वो मुड़कर देखती है दोस्तों तो कोई उसको क्रॉस करके चला जाता है। फिर अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए वो मूवी देखने जाती है, लेकिन थिएटर में बहुत ही कम लोग होते हैं। तो जूलिया की ठीक सीट के पीछे बैठा होता है एक आदमी। और तो और मूवी भी बड़ी थ्रिलर होती है, जैसे कि ये वाली जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो मूवी देखते हुए भी जूलिया को यह एहसास रहता है कि कोई उसके पीछे आकर बैठ रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों उसके इंस्टिंक्ट की वजह से वो बिना सर हिलाए अपनी नजर घुमाकर ये तक वो देख पाती है कि उस आदमी ने ब्राउन जैकेट पहना हुआ है। उसे बहुत ही घबराहट होती है और वो सेफ्टी के लिए वहां से उठकर चली जाती है। अभी फिलहाल के लिए तो जूलिया सिर्फ इतना जानती है कि उसने ब्राउन जैकेट पहना है, जो भी उसको घूर रहा है, या फिर ये इसके दिमाग की भी कोई मतलब कहानी हो सकती है कि कोई मुझे घूर रहा है। अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन फिलहाल जो उसे घूर रहा है उसने ब्राउन जैकेट पहना हुआ है। फिर जूलिया मेडिकल में कुछ खरीदने जाती है, लेकिन अपना इरादा बदलकर वो एक सुपरमार्केट में जाकर वहां शॉपिंग करने लग जाती है। लेकिन वही ब्राउन जैकेट वाला आदमी सुपरमार्केट में भी होता है और लगता है वो हर जगह जूलिया को फॉलो कर रहा है। तब जूलिया देख पाती है कि उसका जैकेट और शूज दोनों ब्राउन कलर के हैं, और इसी से जूलिया पहचान जाती है कि थिएटर में भी यही आदमी मेरे पीछे बैठा था। जूलिया का डर बढ़ जाता है और कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस होने वाला है, ये आदमी तो मुझे हर जगह फॉलो कर रहा है। तो वो बड़ी टेंशन में किसी चीज को जानबूझकर नीचे गिरा देती है और स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है और दरवाजा भी बंद करके चुपके से उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं ठीक से देख नहीं पाती। पर इतने में सुपरमार्केट का एक आदमी उसे स्टोर रूम से बाहर भेज देता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही है, जाइए। आगे देखते हैं दोस्तों तो जूलिया फ्रांसिस के साथ खाना खा रही होती है और तब जूलिया फ्रांसिस को सारी बातें बता ही देती है, मतलब उससे रहा नहीं गया। फ्रांसिस पूछता अच्छा एक बात बताओ, तुमने चेहरा देखा क्या? जूलिया कहती है मैं ठीक से देख नहीं पाई बस। तो फ्रांसिस भी कहता है फिक्र मत करो, उस सुपरमार्केट में सीसीटीवी कैमरा तो होगा ना, उसके फुटेजेस में चेक करके पता लगा लेंगे। फिर दोनों जाते हैं उस सुपरमार्केट में और लोगों को अपनी दुविधा बताते हैं और उनकी परमिशन के साथ सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया जाता है। तो उसमें साफ दिखाई देता है कि एक ब्राउन जैकेट वाला आदमी जूलिया के पीछे हर जगह घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है दोस्तों कि इससे ये साबित नहीं हो पाता कि वो जूलिया को ही फॉलो कर रहा था, क्योंकि सुपरमार्केट एक क्लोज्ड जगह है ना, और जाहिर सी बात है हर कोई वहाँ पे मतलब चीजों को यहाँ वहाँ जाकर ही देखेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि अनजाने में ही वो पीछा कर रहा हो। हम श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते ना, पर एक और प्रॉब्लम यह है कि कहीं पर भी उस आदमी का चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी जितना दिखता है जूलिया उसकी फोटो ले लेती है। रात भर जूलिया को नींद नहीं आती, उसके दिमाग में बस वही घूमता है कि वो ब्राउन जैकेट वाला था कौन, और वो उसी धुंधली फोटो को बार बार जूम करके देखने लगती है। सुबह फ्रांसिस पूछता है तुम अकेली रहोगी या मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूं तुम्हारे लिए? जूलिया कहती नहीं नहीं मैं रह लूंगी, तुम जाओ ऑफिस आराम से। फ्रांसिस भी चला जाता है। अब दोस्तों उस बड़े विंडो पर पर्दा लगा हुआ है। जूलिया उसको जरा सा हटाकर सामने के उस अपार्टमेंट को बड़े ध्यान से देखने लगती है कि वहाँ कौन आता जाता है। तभी दरवाजे पे करता है कोई नॉक, तो उसको बड़ी घबराहट होती है। पहले तो वो दरवाजे के पीप होल से देखती है तो हाउस ओनर आई होती है। जूलिया उसकी एक भी बात समझ नहीं पाती क्योंकि वो रोमानियन में बोल रही थी। तब इरीना आकर बताती है हाउस ओनर की बिल्ली खो गई है और वो उसी को ढूंढ रही है। जूलिया भी कह देती है अगर बिल्ली यहाँ पे आएगी तो मैं आपको लाकर दे दूंगी। फिर हाउस ओनर के जाने के बाद दोस्तों जूलिया इरीना से कहती है रोमानियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मुझे समझ ही नहीं आता, मैं तो डर गई थी। रीना पूछती है 10 बजने को आए हैं, तुम्हारा पति अब तक आया नहीं क्या? वैसे वो काम क्या करता है? जूलिया कहती है वो तो मार्केटिंग में कभी कभार देर हो जाती है ना। तो रीना भी एक नॉर्मल पड़ोसी होने के नाते कहती है ठीक है, जब तक फ्रांसिस नहीं आता तो मेरे साथ आ जाओ मेरे फ्लैट में, थोड़ी गपशप कर लेंगे। तो जूलिया भी चली जाती है दोस्तों उसके साथ और दोनों ड्रिंक करते हुए आपस में बातें करती है। जूलिया फिर यहाँ बताती है फ्रांसिस का प्रमोशन हुआ था और इसीलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। रीना कहती है मैं कुछ सालों से लंदन में रह रही हूँ, इसीलिए बस इंग्लिश जानती हूँ, वरना मुझे भी नहीं आती थी पहले। और तभी कोई दरवाजे पर पीटकर रोमानियन लैंग्वेज में गाली बककर चला जाता है। जूलिया पूछती कौन था ये आदमी? रीना कहती है ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, अक्सर इस तरह आकर शराब के नशे में अपनी भड़ास निकाल कर जाता है, लेकिन दिल का अच्छा आदमी है और अपना लिमिट वो जानता है और उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करेगा, बस इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं करती और ना ही वो ज्यादा मुझे कुछ करता है। तो जूलिया भी कहती है वाह यार तुम तो सच में हिम्मत वाली हो। तो रीना कहती है नहीं नहीं हिम्मत की बात नहीं है, मैं अपनी रखवाली के लिए हमेशा एक चीज साथ रखती हूँ। अच्छा क्या है वो चीज तुम्हारे पास? तो वो इशारे में बताती दोस्तों कि मेरे पास बंदूक है। बंदूक? कहाँ है बंदूक? तो वो सीधे ड्रॉर की ओर इशारा करती है। अब जूलिया तो यहाँ पे थोड़ा शॉकिंग रिएक्शंस देती है क्योंकि मतलब उसके लिए बंदूक रखना थोड़ा डर की बात है। तो जूलिया सच में ड्रॉर खोलती है तो अंदर एक बंदूक होती है। फिर जूलिया को पता चलता है कि इरीना एक बार में डांसर है और उसे रात को काम पे जाना होता है, इसलिए उसको अपनी सेफ्टी के लिए ये गन रखना पड़ता है। इस तरह काफी देर तक यहाँ वहाँ की बातें दोनों शेयर करती है और फिर जूलिया जाती है अपने फ्लैट में। इरीना से बात करने के बाद जूलिया का दिल बहुत हल्का हो जाता है दोस्तों, लेकिन वो फिर एक बार जरा सा पर्दा हटाकर उस ग्लास विंडो को देखती है
तो अब सामने वाली बिल्डिंग में कोई खड़ा दिखता है दोस्तों। जूलिया की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वो जानने की सोचती है कि वो मुझे देख कौन रहा है, या वो मुझे ही देख रहा है या किसी और को देख रहा है। जूलिया सोचती है मैं अपना हाथ हिलाऊंगी, अगर वो बदले में अपना हाथ ना हिलाए तो वो मुझे नहीं किसी और को देख रहा है। तो यही सोचकर वो अपना हाथ हिलाती है और ये क्या दोस्तों, बदले में वो आदमी भी अपना हाथ हिलाता है, मतलब वो जूलिया को ही देख रहा है। ये बात तो 100% पक्की हो गई। कुछ देर के बाद फ्रांसिस काम से थका हारा घर आता है। लगता है आज बहुत काम था ऑफिस में। तो जूलिया स्मोक कर रही थी। जूलिया ने तो वैसे हाल ही में स्मोक करना छोड़ दिया था, लेकिन आज वो बड़ी टेंशन में है, इसीलिए फिर से स्मोक कर रही है। फ्रांसिस भी 2 पफ ले लेता है। तब जूलिया उसे बताती है कि सामने वाली बिल्डिंग का वो आदमी ना मुझको देख रहा था। फ्रांसिस भी विंडो से देखता है, लेकिन वहाँ लाइट ऑफ होती है, इसलिए इन्हें कुछ दिखाई तो नहीं देता फिलहाल, पर हो सकता है दोस्तों अभी भी अंधेरे में खड़ा वो आदमी इनको देख रहा हो। तो फ्रांसिस भी अब कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देता है। तो जब जूलिया उन्हें सुपरमार्केट के सीसीटीवी फुटेजेस से वो लिया हुआ फोटो दिखाती है ना, तो वो भी यही कहते हैं कि इसका चेहरा तो साफ दिख नहीं रहा, ऊपर से आपको ये कैसे पता कि यही वो आदमी है जो उस बिल्डिंग से आपको देख रहा है। तो जूलिया कहती है ये मुझे लगता है सिर्फ, और वो कहते हैं कि देखो ये लगता है या हो सकता है के आधार पर हम केस तो नहीं कर सकते ना, लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि वो आदमी आपको स्टॉक कर रहा है या आपको डरा रहा है, तो हम बस उससे पूछताछ कर सकते हैं एक बार। जूलिया भी उनके साथ जाने की सोचती है, लेकिन फ्रांसिस कहता है तुम रुको, मैं इनके साथ जाता हूँ। फिर दोस्तों पुलिस ऑफिसर और फ्रांसिस उस बिल्डिंग में जाते हैं। जूलिया तो फ्रांसिस को मैसेज भी करती है क्या हुआ, कुछ हुआ क्या वहाँ पे, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर थोड़ी देर में फ्रांसिस घर आ जाता है। जूलिया पूछती है कुछ हुआ क्या वहाँ पे, तो वो कहता है कि देखो जूलिया ये एक छोटी सी जगह है और यहाँ के लोग उसी सुपरमार्केट में चीजें खरीदने जाते हैं, सिर्फ इनके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो आदमी तुम्हें फॉलो कर रहा था। पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकती और मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो, कुछ ज्यादा ही इमेजिनेशन कर रही हो। तो जूलिया कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं पागल थोड़ी हूँ। फ्रांसिस कहता है नहीं मेरा मतलब वो नहीं था पागल वाला, तुम चाहती क्या हो, तुम ये बताओ चलो खुद ही। तो जूलिया कहती है तुम मेरी प्लीज बात का विश्वास करो, बस यही काफी है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम मेरी परेशानी को सीरियसली नहीं ले रहे, मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अरे मैं पागल नहीं हूँ कहकर वो बेचारी रोने लग जाती है। लेकिन एक पॉइंट पर जब उसको लगता है कि वो कुछ भी कह ले फ्रांसिस उस पर विश्वास नहीं करेगा, तो बेचारी बेबस होकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। फिर जूलिया नहा रही होती है, तो फ्रांसिस कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ध्यान से रहना। उसके जाने के बाद जूलिया नहा धोकर मेडिकल में जाकर कुछ दवाइयाँ खरीदती है और रास्ते में वो उसी ब्राउन जैकेट वाले आदमी को एक प्लास्टिक कैरी बैग में कुछ लेकर जाते हुए देखती है और अब जूलिया चुपचाप उसे फॉलो करने लगती है। वो आदमी भी कबूतरों को दाना डालकर एक दुकान में बैठकर खाना खाता है, फिर वहां से चला जाता है। लेकिन जूलिया हर जगह उसे फॉलो करती है, पर उस आदमी की हरकतों से तो यही लगता है कि यार ये नॉर्मल आदमी है और ये इसका रोज का रूटीन है, शक करने लायक कुछ होता नहीं। लेकिन जूलिया अपने भ्रम के नाम पर या उसको जैसा लगता है उसके नाम पे उसका पीछा कर रही होती है। किसका? उस आदमी का। तो फिर वो एक गली के अंदर जाता है जहाँ पे एक पब है। जूलिया भी वहाँ जाती है, तो अंदर कुछ औरतें डांस कर रही होती हैं और लोग शराब पी रहे होते हैं। तब जूलिया देखती है कि वो ब्राउन जैकेट वाला आदमी इस बार में जेनेटर है, यानी साफ सफाई का काम करता है। उस आदमी को भी लगता है कि कोई उसको देख रहा है और वो मुड़ता है, तो जूलिया भी झट से छुप जाती है। और इसी बार में दोस्तों जो इरीना है ना, वो डांसर है यहाँ पे। अब जूलिया उसको अपनी दुविधा बताती है, तो इरीना तो चौंक जाती है कि ये बात इस हद तक पहुंच गई है क्या? अरे देखो मुझे लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। यहाँ औरतों के साथ और भी बहुत घिनौनी चीजें होती हैं। अब वो दूर से तुमको देखता है तो हम कर भी कह सकते हैं, पुलिस को क्या बताएंगे हम? ऐसे तो वो कह देगा कि मेरी आंखें मैं जो देखूं। केस नहीं कर सकते ना जब तक कुछ सीरियस ना हो जाए और जब तक हमारे साथ कुछ गलत होने की सिचुएशन ना आ जाए। क्या बोल के केस करेंगे? देखो ज्यादा मत सोचो, दूसरे कामों पे ध्यान दो बस। इस तरह एडवाइस देकर वो डांस करने चली जाती है। जूलिया वैसे अब टेंशन में तो थी, लेकिन वो क्या करती, वो घर आकर दरवाजा बंद कर लेती है और दरवाजे को चेयर से ब्लॉक करके लैपटॉप बंद करके सोने जाती है। अचानक कोई उसके मुंह को दोस्तों प्लास्टिक कवर से ढककर बेड पे लेटाता है और उसका गला घोंटता है। झट से वो आंखें खोलती है तो उसका बुरा सपना था ये। तब इरीना के फ्लैट से चीखने की आवाजें आती है, तो जूलिया भी 2 बार दीवार पीटती है तो आवाज और तेज हो जाती है। जूलिया को लगता है कि इरीना मुसीबत में है, तो वो भाग कर जाती है और इरीना का दरवाजा पीटकर आसपास के फ्लैट्स के लोगों को भी बुला लेती है। फिर वो ओनर से दरवाजा खुलवाती है तो अंदर एक लैंप गिरा पड़ा होता है और वहाँ एक बिल्ली होती है। इसके अलावा वहाँ कोई होता ही नहीं। शायद बिल्ली की आवाज सुनकर जूलिया ने हंगामा कर दिया था। अब यही सोचेंगे सभी लोग और यही सोचकर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। हाउस ओनर तो फ्रांसिस से कंप्लेंट भी करती है कि तुम्हारी वाइफ ने ना बेवजह तमाशा खड़ा कर दिया है, उसको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ तुम, वरना शांति से रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ। तब जूलिया भी फ्रांसिस से सॉरी कहती है और क्या करती है वो, फ्रांसिस भी कहता है कोई बात नहीं। तो उसके ऑफिस जाने के बाद जूलिया उस बार में कॉल करती है जहाँ पे इरीना काम करती है। वो लोग बताते हैं इरीना तो रात को बार में आई थी और काम के बाद घर चली गई, लेकिन पता है अभी तक इरीना घर नहीं पहुंची। इसलिए जूलिया को उसकी बड़ी चिंता होती है। और तब इरीना के दरवाजे पे पीटने की आवाज सुनकर जूलिया बाहर आती है। इरीना का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन आया होता है, तो जूलिया उसे बताती है इरीना तो घर पे है नहीं और लगता है कल रात काम करके
के वो घर आई नहीं। क्रिश्चियन कहता है आज वो मेरे घर आने वाली थी लेकिन नहीं आई और ना ही मेरा कॉल उठा रही है, इसलिए मैं तो देखने आ गया कि कहाँ है। और फिर जूलिया क्रिश्चियन से इरिना का नंबर लेकर खुद भी उसे कॉल करती है, लेकिन इरिना के फ्लैट के अंदर से फोन रिंग नहीं होता। तो जूलिया को यकीन हो जाता है कि वाकई में इरिना घर पे नहीं आई। क्रिश्चियन कहता है ठीक है, मैं कहीं और पूछताछ करता हूँ। कहकर वो जाने लग जाता है तो जूलिया अपनी प्रॉब्लम भी उसे बताती है और कहती है क्या आप मेरी मदद करोगे। वो भी मान जाता है और अब दोनों उस सामने वाली बिल्डिंग में जाते हैं दोस्तों, और ठीक उस फ्लैट का पता लगाते हैं जिसकी विंडो से जूलिया को कोई देखता है। तो वहां जाकर क्रिश्चियन दरवाजे पे पीटता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो चिल्लाता है कि अंदर जो भी है आइंदा अपनी विंडो से दूसरों के घर में झांकना मत करो वरना बहुत ही बुरा होगा। इसका भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो क्रिश्चियन कहता है कि मुझे नहीं लगता अंदर कोई है, कहकर वो जाने लग जाता है दोस्तों। पर जूलिया अपनी तरफ से एक बार फिर उस दरवाजे पे पीटती है तो इस बार एक बुजुर्ग दरवाजा खोलता है। जूलिया बिना कुछ कहे भाग आती है वहां से और लिफ्ट में चढ़ते वक्त वो फिर उस स्टॉकर को देखती है जो सीढ़ियों से चढ़कर आ रहा होता है। वो आदमी भी जूलिया को देख लेता है और उसको लगता है कि जूलिया उसे स्टॉक कर रही है, मतलब हर जगह उसे फॉलो कर रही है। अब वो आदमी पुलिस में कंप्लेंट कर देता है कि जूलिया उसका पीछा कर रही है और अब वही पुलिस वाला आ जाता है जो जूलिया के घर पर आया था जब जूलिया ने कहा था कि ये आदमी मुझे स्टॉक कर रहा है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि तुम दोनों को और कोई काम नहीं है क्या, एक दूसरे पे स्टॉकिंग का कंप्लेंट करते रहते हो, ये जरूर तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है और कुछ नहीं। देखो मैं तो ये बात समझ गया हूँ, तुम दोनों भी समझ जाओ और प्लीज पुलिस डिपार्टमेंट का टाइम वेस्ट मत करो, सुलह कर लो तुम दोनों और मामला खत्म करो। और फिर कोई रास्ता ना पाकर जूलिया भी मान जाती है और दोनों हैंडशेक करते हैं। बस मेरा तो काम खत्म हो गया, ये कहकर पुलिस ऑफिसर चला जाता है। अच्छा दोस्तों चलो उस आदमी का नामकरण करते हैं, उसका नाम है डैनियल। पर अब भी जूलिया को चैन नहीं आता। पहले उसे इस आदमी का चेहरा नहीं दिखता था, अब वो भी देख लिया, यहाँ तक कि उसका हाथ टच करके उसके हाथ को शेक भी कर लिया, हैंडशेक मतलब। फिर भी उसकी अंदरूनी आवाज कहती है कि जरूर कुछ तो गलत है और इसी को इंट्यूशन कहते हैं दोस्तों। फिर न्यूज में वो देखती है कि उस दिन जिस लड़की का कत्ल हुआ था और उस सिलसिले में एक प्लम्बर से पूछताछ की गई थी, तो दोस्तों उसी प्लम्बर ने कत्ल किया था, ऐसी न्यूज आ रही है। उस लड़की का ड्रेस फटा हुआ था और उसके ड्रेस के टुकड़े प्लम्बर के घर से बरामद हुए थे और इसी प्रूफ के आधार पर उस प्लम्बर को अरेस्ट कर लिया गया। फ्रांसिस जूलिया से कहता है कि देखा कातिल पकड़ा गया, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। फिर फ्रांसिस अपनी ऑफिस पार्टी में जूलिया को भी लेके जाता है जहाँ जूलिया ड्रिंक कर रही होती है। तो फ्रांसिस उसे अपने कॉलीग से भी इंट्रोड्यूस करवाता है और सभी साथ हंसकर मस्त बातें करते हैं। और उन बातों के दौरान जूलिया को पता चलता है कि उनके एरिया में जो कत्ल हुआ था उस बारे में फ्रांसिस ने अपने कॉलीग्स को काफी कुछ बता दिया था और इस बात का मजाक भी उड़ाया था कि उस कत्ल को लेकर जूलिया बहुत ही डरी हुई थी और बेवजह किसी आदमी पर शक कर रही थी कि दूर से विंडो से देख रहा है मुझे। मतलब एक तरफ से अपने ऑफिस में फ्रांसिस ने जूलिया का मजाक बना के रखा हुआ था कि मेरी पत्नी तो इतनी डरपोक है। ये सारी बातें सुनकर जूलिया बहुत हर्ट हो जाती है और गुस्से में बॉटल्स वगैरह तोड़ तोड़ कर चली जाती है। तो फ्रांसिस भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि देखो तुम अपनी इमेजिनेशन में जी रही हो और तुम्हारा डर भी एक इमेजिनेशन ही है। मैंने बहुत सब्र से काम ले लिया लेकिन तुम हो कि अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। अरे मैं बहुत थक चुका हूँ। पर जूलिया बेचारी रोती है क्योंकि उसको लगता है कि जब पति ही उस पे विश्वास नहीं करता, उसके डर को, उसकी सोच को अहमियत नहीं देता, तो वो करे तो करे क्या। पर वो अब पार्टी में वापस नहीं जाना चाहती दोस्तों और रात को अकेली ही वहाँ से घर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार करती है, लेकिन एक भी टैक्सी नहीं रुकती। फिर वो पास के स्टेशन में जाकर ट्रेन का वेट करती है, पर बहुत डरी भी होती है। वो यहाँ वहाँ देख रही होती है कि कहीं कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा। फिर आ जाती है ट्रेन और वो ट्रेन में चढ़ जाती है। तो ट्रेन में एक बुजुर्ग को मिलाकर बहुत ही कम पैसेंजर्स बैठे होते हैं। ट्रेन चल जाती है और एक पॉइंट पे थकान के मारे जूलिया की आंख भी लग जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं दोस्तों तो उस कंपार्टमेंट में जूलिया के अलावा सिर्फ एक आदमी बैठा होता है और वो आदमी कोई और नहीं डैनियल है। सोचिए जूलिया की क्या हालत हुई होगी उस समय। वो मतलब एकदम से खड़ी हो जाती है और उतर जाने की सोचती है, लेकिन ट्रेन तो चल रही है। फिर थोड़ी हिम्मत करके वो बैठ जाती है कि जो होगा अब देख लेंगे। फिर डैनियल उसके सामने आकर बैठ जाता है और अब ट्रेन रुकी होती है, लेकिन वहाँ कोई स्टेशन नहीं होता। डैनियल भी कहता है सिग्नल प्रॉब्लम होगी शायद, या फिर ट्रैक पर कोई जानवर फंस गया होगा, उसे क्लियर करने में टाइम लगेगा। फिर जूलिया थोड़ी सांस भर लेती है और पूछती है तुम अपनी विंडो से मुझे देखते रहते हो क्या, क्यों? डैनियल कहता है क्या करूं, मेरे पास टाइम पास करने के लिए कुछ और जरिया तो है नहीं। मेरे एक बुजुर्ग पिता है, वो मेरा परिवार है। काम के बाद जब घर लौटता हूँ तो घर के कुछ काम खत्म करके फिर से विंडो के बाहर देखता रहता हूँ और बाहर हो रही बातों को ऑब्जर्व करने की मुझे बड़ी अच्छी आदत है। हाँ, मैं कई सालों से ये चीजें करता आ रहा हूँ और ये मेरी आदत बन गई और अब चाहते हुए भी मैं इस आदत को छोड़ नहीं पाता। इसी आदत के मारे मैं तुम्हें भी देखने लगा, पर सिर्फ तुमने पुलिस में कंप्लेंट किया क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, वरना आज तक किसी ने मुझे उस विंडो से देखा भी नहीं कभी कि मैं किस किस को देख रहा हूँ, किस पे ध्यान दे रहा हूँ। और तुम पहली इंसान हो जो मुझ पे ध्यान दिया और उस दिन तुमने हाथ हिलाया तो मुझे लगा तुम फ्रेंडली तरीके से हेलो कर रही हो, इसीलिए मैंने भी बदले में हाथ हिलाया, तुम्हें याद होगा।
मुझे क्या पता था कि अगले दिन तुम पुलिस को मेरे घर पे लेके आ जाओगी, बहुत गलत बात है ये, पर तुमने मुझसे माफी तक नहीं मांगी। और तब अब झट से जूलिया सॉरी कह देती है, लेकिन अब भी जूलिया को उस पे शक होता है क्योंकि डैनियल के पास जो कैरी बैग है उसका शेप देखकर लगता है कि उसमें किसी का कटा हुआ सर है। हाँ दोस्तों, वैसे इस कैरी बैग को बड़े ध्यान से देखें तो हमें भी लगता है कि ये किसी का सर ही है, जिसमें नाक और आंखों का शेप भी दिख रहा है, पर फिलहाल पता नहीं ये सच है या फिर जूलिया और हमारा कोई इमेजिनेशन। जब अगला स्टेशन आता है तो जूलिया उसे फिर सॉरी कहकर जल्दी से नीचे उतर जाती है। वो ये भी नहीं जानती कि ये कौन सा स्टेशन है, लेकिन वो जल्द से जल्द डैनियल से दूर चले जाना चाहती है और फिर घबराहट के मारी बेचारी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, उसकी सांसें बड़ी फूलती हैं। जल्दी जल्दी वो अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ जाती है। घर जाकर पहले तो वो राहत की सांस लेती है, फिर दरवाजा बंद करने के बाद उसको तसल्ली होती है और वो फैसला कर लेती है कि इस तरह तो नहीं चलेगा, ये जगह छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। वो अपने ड्रेसेस पैक करने लग जाती है। तो फिर एक बार इरिना के फ्लैट से और इनके फ्लैट से जो कॉमन वॉल है ना, उससे आवाज आती है। तो इस बार जूलिया जाकर दरवाजा नॉक करती है, लेकिन दरवाजा खुला होता है। वो अंदर जाती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर वो किचन में जाती है तो वहाँ इरिना की ओ माय गॉड लाश पड़ी होती है दोस्तों, लेकिन उसका सर नहीं होता। जूलिया चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी कोई प्लास्टिक कवर से उसका मुंह ढककर उसे पकड़ लेता है और धमकाता है कि आवाज निकालने की कोशिश करे तो तुम्हारा भी सर काट दूंगा, जिंदा रहना है तो अपना मुंह मत खोलना। कहकर वो कवर निकाल लेता है और वो डैनियल ही था दोस्तों। और तब वो बताता है कि उस दिन तुम हाउस ओनर और दूसरों को लेकर इस फ्लैट के अंदर आ गई थी। जब मुझे तुम लोगों की आहट सुनाई दी तो मैं रीना को लेकर यहाँ के कबर्ड में छुप गया था। मतलब अगर उस दिन कबर्ड खोला जाता तो रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था मैं, और रीना की जान भी बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उस दिन जूलिया को लगा कि शायद इरिना बाहर से घर आई ही नहीं, तो इनके जाने के बाद डैनियल इरिना को कबर्ड से बाहर खींच कर लेकर आया और इरिना का कत्ल करके उसको बड़ी बेरहमी से मारा, सर काट कर एक कैरी बैग में डालकर ले गया। मतलब दोस्तों, ट्रेन में जूलिया को जो लगा था कि उस कवर में किसी का सर है वो 100% सच था। इतना ही नहीं, जूलिया का हर इंट्यूशन सच था। मतलब उसे बेवजह फील नहीं हुआ था कि उसको कोई स्टॉक कर रहा है। हर इंसान के अंदर ऐसा इंट्यूशन होता है दोस्तों, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक तरह का एहसास है जो हमें बताता है कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन हम अक्सर अपनी ही सेंसेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी हर नेगेटिव सोच को वहम का नाम देकर इग्नोर कर देते हैं। खैर, अब लगता है जूलिया का भी सर कटने वाला है। डैनियल कहता है चुप रहोगी तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जब जान दांव पर लगी हो तो किसको डर नहीं लगता यार। वो डर के मारे चिल्लाने के लिए मुंह खोलती है कि डैनियल उसका गला काट देता है। अभी वो जिंदा तो है लेकिन चिल्ला नहीं सकती। इसी बीच जूलिया को उस कॉमन वॉल से फ्रांसिस की आहट आती है। लगता है फ्रांसिस घर आ गया और जूलिया दीवार पर पीटेगी तो फ्रांसिस को आवाज जाएगी, ऐसा जूलिया को लगा तो वो पीटने जाती है। लेकिन इतने में डैनियल उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और वो नीचे फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ड्रॉर की ओर बढ़ जाती है जहाँ इरिना की गन रखी हुई थी। याद होगा आपको, एक बार इरिना ने बताया था कि मैंने यहाँ पे गन रखी हुई है। ये बात जूलिया जानती है लेकिन डैनियल नहीं जानता कि उस ड्रॉर में गन है। अब लेकिन इससे पहले कि जूलिया उस ड्रॉर के पास पहुंच जाती, बहुत खून बहने की वजह से वो वहीं पे गिर पड़ती है और अब डैनियल भी उसी की तरह उसके पास लेट लेट कर उसका खून बहते हुए देखता है और लगता है वो जूलिया की जान निकलते हुए देखकर उस दृश्य को एंजॉय कर रहा है। थोड़ी देर में जूलिया के शरीर के सारे मूवमेंट्स रुक जाते हैं। डैनियल समझ जाता है कि वो मर चुकी है और अब वो जूलिया का सर काटने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, तब सामने की बिल्डिंग की बालकनी से एक छोटी लड़की उसे देख लेती है। अगर डैनियल और कुछ देर यहाँ रुका तो जरूर फंस जाएगा। यही सोचकर वो तुरंत अपने हाथ धोकर वहां से निकल जाने की सोचता है और यहाँ फ्रांसिस घर में जूलिया को ना पाकर उसके फोन को कॉल करता है और उस कॉमन वॉल के जरिए जूलिया के फोन का रिंगटोन उसको सुनाई देता है। फ्रांसिस को लगता है शायद जूलिया इरिना के घर पे होगी। वो दरवाजा खोलकर वहां बढ़ता है और तब इरिना के घर से डैनियल बाहर निकलता है। उसको देखकर फ्रांसिस की जान चली जाती है। वो उसको रुकने को कहकर उसकी ओर चला भी जाता है और तभी अचानक इरिना के घर से गन शॉट सुनाई पड़ता है और बुलेट डैनियल की पीठ पर लगती है। वो मुड़ता है तो दूसरा बुलेट उसकी छाती को चीर देता है और तीसरा बुलेट उसके पेट में। डैनियल स्पॉट पे मर जाता है और गन शूट किया था दोस्तों जूलिया ने। पास वाले फ्लैट की औरत तो बौखला जाती है कि ये क्या हो गया और तब जूलिया बाहर निकलती है। उसके कटे हुए गले से खून बह रहा होता है। उसकी हालत देखकर फ्रांसिस एकदम स्टैचू की तरह खड़ा, लेकिन उसकी आंखों में ये बात साफ दिखती है कि जूलिया ने कितनी बार मुझे वार्न किया था कि उसको खतरा है, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने उसकी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। वैसे यहाँ जूलिया ने ऐसी घायल हालत में भी स्मार्टनेस से काम लिया। वो मरी नहीं थी, लेकिन वो कुछ देर बिना हिले डुले पड़ी रही जैसे कि वो मर चुकी है और उसकी इसी हरकत से डैनियल को यकीन हो गया था कि वो मर चुकी है और वो अपने हाथ धोने के लिए बाथरूम गया और इसी मौके का फायदा उठाकर जूलिया ने ड्रॉर तक पहुंचकर गन खोली और जब कातिल बाहर निकला तो जूलिया ने गन से उसको लगातार शूट करके मार लिया। इस तरह जूलिया के हाथों असली सीरियल कातिल का कत्ल हो गया और उम्मीद है दोस्तों इस इलाके में आइंदा किसी भी औरत का सर नहीं कटेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, थ्रिलर लगी हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।